राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक पर। असम के चुनाव के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो सीएए लागू करने का फैसला लेंगे। ये बंगाल के लिए आया, क्या असम के लिए भी संकल्प पत्र में सीएए लागू करने की टाइमलाइन आएगी? मैं समझता हूं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी भी सूरत में जो असम की एक पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। यह हमारा प्रयास होगा और वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वह और अधिक मजबूत हो, असम की पहचान मजबूत हो, यह हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। जो भी करना होगा हम लोगों को विश्वास में लेकर ही करेंगे। असम के लोगों अभी तय नहीं किया कि वहाँ सीएए को लेकर बातें उस तरीके से, उस जोरदार ढंग से कहनी है। कुछ लोगों के द्वारा इस सीए को लेकर जो है एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, तो लोगों को एक विश्वास में लेकर ही कदम उठाना मैं समझता हूं कि यह उचित होगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है बंगाल असम के बीच में, क्या वाकई ऐसा है? बैलेंसिंग एक्ट नहीं, कभी भी हमारी सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी भी राज्य की आइडेंटिटी प्रभावित हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। और लेकिन कुछ लोगों ने आशंका पैदा कर रखी है कि इसके कारण जो है वहाँ की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति है, वो प्रभावित होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में सीएए एनआरसी को लेके असम से ही जो चीजें खड़ी हुई थी, अब उसी असम में उन बातों को कहने में या उन पर चर्चा करने में पार्टी को हिचक हो रही है? नहीं, कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा है कि जो भी हमको करना होगा वहां के लोगों को विश्वास में लेकर ही हम करेंगे। जो लोगों की गलतफहमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है, उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं। असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हमारी अपनी बात है। क्या आप जब असम में बातें करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, उसमें सीएए का जिक्र होगा या फिर अब सीएए बैक सीट पर है? अब देख लेंगे, वहां पर जैसी स्थिति बनेगी, जहां आवश्यक होगा वहां इसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, यही बात बोलना होगा यदि मुझे, तो मैं जनता के बीच बोलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं असम के लिए, उसमें से एक है सीएए को खत्म करेंगे, केंद्रीय कानून को असम से खत्म करने की बात। क्या ये देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के द्वारा जितने भी आश्वासन, चाहे बंगाल हो अथवा असम हो अथवा देश का कोई राज्य हो, उसमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो बेमानी है। क्योंकि कांग्रेस भी हकीकत को जानती है कि किसी भी सूरत में केंद्र में आगामी कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। यह तो आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस तरीके, मेरा यह मानना है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा राजनेता को नहीं करनी चाहिए। राजनीति यदि करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। विश्वास का संकट किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले जिस प्रकार की राजनीति कुछ समय के लिए हुई है, उसमें राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति अप टू सम एक्सटेंट किसी हद तक एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, या पिछला 1 साल जो पूरे देश ने देखा है, महसूस किया है, उससे बाहर निकलने का और उससे आगे बढ़ने की दिशा में एक सपना बेचने का चुनाव? सपना बेचा नहीं जाता। जो बातें रखी जाती हैं, जो स्वप्न दिखाए जाते हैं, उस स्वप्न को पूरा करना यह राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा होगा केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था, हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती। वे ही सब सारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाले जाने चाहिए जिन
पर हम अमल कर सकें, इसे हम पूरा कर सकें। ये हम लोगों ने सावधानी बरती। इतना ही नहीं, बल्कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, उस समय जो हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हमने सरकार बनने के बाद, यानी संसद में क्लियर मेजॉरिटी पूरी पाने के बाद हम लोगों ने उसे पूरा किया। असम में जो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात की जा रही है, जो स्थानीय नेता भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं असमिया संस्कृति बनाम मियां कल्चर। क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के एक साथ आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा? देखिए, एयूडीएफ का जहां तक सवाल है, एयूडीएफ ने समाज को बांटकर बराबर जो है राजनीति की है। हमारा यह मानना है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करती हैं, उनके साथ गठबंधन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहना असमिया संस्कृति वर्सेस मियां संस्कृति, क्या ये आपको अल्पसंख्यक वोट से पूरी तरह काट नहीं देगा? नहीं, मैं देखिए, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम किसी भी वर्ग से कोई नफरत नहीं करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में कह देना चाहता हूं, जो भी भारत का नागरिक है, वह चाहे किसी भी जाति, पंथ और मजहब का क्यों न हो, हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं। हम कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते। असम में आपकी 2 रैली है, बंगाल में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपने सौरभ का सिक्सर भी याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला हो गई या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये जोर से छाप और अब की बार टीएमसी साफ? देखिए, खेला हो गए तो तोलाबाजी का खेला ना हो गए, कटमनी का खेला ना हो गए, भ्रष्टाचार का खेला ना हो गए। खेला हो गए तो विकास का खेला हो गए, अशांति का खेला हो गए पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इस बार नाक का सवाल बना लिया क्या बंगाल को? नाक का सवाल बना लिया? मैंने नाक का सवाल बनाने का कोई प्रश्न नहीं। चुनाव जैसे सभी चुनाव लड़ते हैं, वैसे हम बंगाल का भी चुनाव लड़ते हैं। इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंगाल को लेकर बीजेपी? कुछ खास? जन सामान्य में जैसा माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में जो एक विश्वास और भरोसा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है, और जो हम लोगों की सार्वजनिक सभाओं में जन सामान्य के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। ये बात आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं और पूरे जोर के साथ कह रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? ममता बनर्जी कह रही है आपके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है, आप हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के टिकट दे रहे हैं। सारे उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उतार दिए ना। ये कहना तो बेमानी है, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं। ये भी तो हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी फौज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को लोग जानते हैं कि जिसको भी हमने प्रत्याशी बना दिया, थोड़ी बहुत किसी को नाराजगी हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा सभी साथ मिलकर काम करते हैं। सबका उद्देश्य यही होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसके चुनाव चिन्ह कमल के फूल, वो कामयाबी हासिल। चेहरे का ना होना नुकसान करता है, सीएम फेस का ना होना नुकसान करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं है किसी राज्य में, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हम लोग ऐसे भी लड़े हैं कि हमारे पास फेस नहीं रहा है, फिर भी हमको कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि पार्टी के प्रति जन सामान्य का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। लेकिन आज की परिस्थिति में ममता बनर्जी को जब आप उन्हीं के एक सिपह सालार से चुनौती दिलवाते हैं और वो अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर, चुनौती दिलवाते नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं, खुद ही वो लोग दे रहे हैं आपके साथ आके जो पहले उनके साथ रहे, आपके साथ आके दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी उस चुनौती को स्वीकार करती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है मैं इसी सीट से आकर लड़ूंगी। तो क्या वो एक मैसेज नहीं दे रही है कि मैं फाइटर हूं और मैं किसी चुनौती से घबराती नहीं? नहीं, वो लड़ना चाहती हैं, लड़े।
नतीजे सामने होंगे। हमारा प्रत्याशी जीतेगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। पैर में लगी चोट के बाद वो व्हील चेयर पर हैं और कह रही हैं घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। चुनाव में तो कई लोगों को कई बार चोट लग जाती है दौड़ धूप में, और किसी ने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। किसी ने उनको चोट पहुंचाई हो ऐसा भी कि नहीं हुआ है। चोट लगी है उनको तो उनके कारण से ही चोट लगी है। और हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए चुनाव में कैंपेन के दौरान। लेकिन उस चोट से जो सहानुभूति क्रिएट करने की कोशिश है, क्या वो आपके सपनों को चोट नहीं पहुंचा देगी, आपके प्लान को चोट तो नहीं पहुंचा देगी? देखिए, इसका मतलब यह है कि हताशा है, निराशा है। अब उनको लगता है कि हमने जो कुछ भी 10 वर्षों में किया है उस आधार पर हम चुनाव की वैतरणी को पार नहीं कर सकते। अब सहानुभूति का सहारा लेकर वो चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है और इन सब सारे हथकंडों को अच्छी तरह समझती है, और ऐसे हथकंडों का जवाब देने की कुवत भी जनता के अंदर है। वह स्किल भी लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने मतों का प्रयोग करते करते जनता के अंदर डेवलप कर गई है, वह कुशलता उनके अंदर। इसलिए सहानुभूति का कोई असर नहीं होने वाला। उनकी पार्टी से बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में आए, उनका बड़ा तीखा आरोप है आपके ऊपर कि आप सत्ता पाने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने को तैयार है। क्या राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर आ गया? नहीं, कोई अंतर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में भी काम कर रहे थे 1951 में, आज में भी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक फिलॉसफी है, जिसका एक राजनीतिक दर्शन है। दर्शन से ही हम अपने दिशा और दृष्टि प्राप्त करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों पर आपकी पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार आरोप लगाती रही कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने बंगाल को बेच खाया, उन्हीं में से आधे अगर आप ही की पार्टी में आ जाएंगे तो क्या उनको क्लीन चिट है? और दूसरा, लोग फिर इस बात पर भरोसा कैसे करें कि वही लोग जो आपके निशाने पर थे आज आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को क्लीन चिट नहीं देने जा रही है। यदि किन्हीं के ऊपर आरोप हैं तो मैं समझता हूं कि जो भी हमारी एजेंसी होंगी जो वो अपना काम करेंगे, उसमें हम कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर किसी को भ्रष्टाचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सच्चाई को सभी जानते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी, और उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां आपके साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि ऐसे ही समय पर एक के बाद एक नोटिस जाने लगे। मैं समझता हूं कि जो हमारी एजेंसीज हैं, उन एजेंसियों के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं। एक के बाद एक जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, और कोई किसी को लगता है कि एजेंसियां ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, पक्षपात कर रही हैं, तो अदालत का दरवाजा खुला है, चले जाएं अदालत में। अदालत को जो फैसला करना होगा अदालत फैसला करेगी। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी हो जा सकती है। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहा प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि मैनिफेस्टो में वादे वही करें जो पूरे किए जा सके। बंगाल के संकल्प पत्र में बीजेपी ने रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में भी 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन रोजगार मिल तो रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे सारे वादों को पूरा करेगी। बंगाल में भी, चाहे असम हो अथवा जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, हम जहां भी वादे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी कर रहे हैं, हर वादे को अक्षरशः हम पूरा करेंगे। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। जिस समय देश बेरोजगारी के मार से जूझ रहा है, कोविड के बाद खास तौर पर अर्थव्यवस्था गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, एक ताजा आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, जहां बीजेपी की सरकार एक पूरा कार्यकाल कर चुकी है और अब गठबंधन में चल रही है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पहले बेरोजगारी का संकट जितना हरियाणा में था, उसके कंपैरिजन में
हरियाणा का संकट वहां पर हरियाणा में बेरोजगारी का संकट कम हुआ है। और केवल सरकारी नौकरी देना यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे अवसर उपलब्ध कराना ताकि जो काम करना चाहते हैं, जो कोई रोजगार करना चाहते हैं, उनको काम करने का एक अवसर मिल जाए। आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं और केवल चुनाव प्रचार नहीं, उससे इतर देश की सीमाओं पर जो सब कुछ चीजें हो रही हैं उस पर लोग सारे सवाल आप ही से पूछते हैं और हम ना पूछें तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। खासतौर पर उस दौर में जब इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ठीक होने की शुभकामनाएं दी। जनरल बाजवा ने एक तरीके से इशारा दिया कि हम दोस्ती वापस बहाल करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी नरमी दिखाइए। क्या भारत नरम हुआ है, रुख बदला है भारत का? नरम होने का सवाल नहीं है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बराबर ये चाहता है कि हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे हों और भारत ने बराबर अपनी तरफ से ये कोशिश की है। इसके पहले के भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं चलकर वह पाकिस्तान गए, दोस्ती का हाथ खुद ही उन्होंने आगे बढ़ाया। यह तो हमारी अपनी एक नीति है, ये हमारी एक सोच है। असम में, बंगाल में हो सकता आपको लगता हो कि किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आ रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, आपके नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ता है अपने ही लोगों के? तो आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव होगा, क्या ये जो आज लंबा खिंचता चला जा रहा है आपको नुकसान नहीं करेगा? नहीं, मैं मानता हूं कि जो भी थोड़ी बहुत गलतफहमी इस बीच यदि कहीं पैदा भी हुई भी होगी तो गलतफहमी दूर होगी और सरकार की नीयत पर किसी को संदेह नहीं रहेगा, मेरा विश्वास है। नियत हो सकता है ठीक हो, लोगों को नीति ठीक नहीं लग रही। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6-6 हजार रुपया प्रतिवर्ष हर किसान को देने का काम प्रारंभ किया है हमारी सरकार ने, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि किसानों की आमदनी जिसके माध्यम से दूर की जा सके। और डबल क्या, हम तो चाहते हैं कि इससे भी अधिक आमदनी हमारे किसानों की, सरकार बराबर उसी के लिए प्रयत्न कर रही है। यदि किसी के पास कोई सुझाव है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और भी यह कदम सरकार को उठाने चाहिए तो वह सुझाव लेकर आए, सरकार से बातचीत करें। समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। विपक्ष का आरोप है कि 200 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं पूरे आंदोलन के दौरान, और ये सरकार का अहंकार है कि सरकार उनको मरने के लिए छोड़ दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं। हम किसान, देश के किसान भाइयों को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। देश के किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और इसीलिए किसानों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से ही हमारी सरकार ने इतने सब सारे कदम उठाए। और किसके लिए उठाए? तो ऐसा आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद और निराधार है। असम, बंगाल में जब सरकारें बनेंगी, क्या उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? महाराष्ट्र में तो एक सरकार चल रही है, लेकिन इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, 100 करोड़ रुपए, बहुत ही गंभीर बात है। इतनी बात तो मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की विश्वसनीयता पर एक बहुत ही गहरा प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है और महाराष्ट्र की जनता का विश्वास और भरोसा इस समय की जो सरकार है उस पर से समाप्त हो चुका है। और जैसे गंभीर आरोप लगे हैं वैसी स्थिति में तो इस मंत्री के ऊपर लगे हैं, उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। और शायद यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई होता, उसके ऊपर आरोप लगे होते, तो वह कहता कि मैं सरकार से मंत्री पद से त्यागपत्र देता हूं और तब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हूं। आप तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार बनाने की? अब देखते हैं इस सरकार का क्या असर होगा। अपने आप गिरे तो गिरे, आप नहीं गिराएंगे? नहीं, यह सब काम हम लोग नहीं करते। नापाक हरकत राजनीति में भी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं बीजेपी के ही कई नेता। नहीं, हालात तो ऐसे ही हो गए हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।
हालात तो ऐसे ही हैं। इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? नहीं, देखिए, अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अपने आप सब होता चला जाए? नहीं, मुझे लगता है कि वहां की सरकार नहीं चल पाएगी। बहुत जबरदस्त खटास पैदा हो गई है तीनों एलाइज के बीच। दोबारा चुनाव या फिर पुराने दोस्त वापस लौटेंगे? अब क्या होता है, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पुराने दोस्त लौट भी सकते हैं दोस्त पुराने। कह नहीं सकते क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी, आज तक से बात करने के लिए। आप बहुत रोक कर, बहुत अपने जो आपका अपना तरीका है, अपना प्रकृति है, ताल ठोक कर बोलने वाला, उससे इतर आज अलग अंदाज में बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो देखते हैं कि कुछ चीजें जो आपने रोकी हैं, जो छुपाया हुआ है कुछ नहीं। जो भी कहना था वो दो टूक शब्दों में कहा, छुपाया कुछ नहीं। धन्यवाद आपका आज तक से बात करने के लिए, शुक्रिया।